हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, डिफरेंट कंपाउंड्स डिफरेंट कंडीशंस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे और बहुत से टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? आप सपोज करिए कोई बॉडी ए है, वो बॉडी बी पे एक फोर्स एग्जर्ट कर रही है। बॉडी भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो कि किसी एक डिस्टेंस पे है, और ये फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। इस बात इसको मतलब कि जब कोई बॉडी भी वो फोर्स एग्जर्ट करेगी जो किसी एक डिस्टेंस पे रखा हो, इसको हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस व्यू पॉइंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस व्यू पॉइंट। अब ये बॉडी बी फोर्स लगा रही है, जो ए है बी पे फोर्स डायरेक्टली तो लगाएगा नहीं। तो जो कोई दो ऑब्जेक्ट जब सिर्फ फोर्स लगाते हैं तो उनका जो फोर्स प्रोसेस होता है वो दो स्टेप्स में होता है, टू स्टेप प्रोसेस। जिसमें कि पहला प्रोसेस है क्रिएट ए ग्रेविटेशनल फील्ड। क्रिएट ए ग्रेविटेशनल फील्ड इट मीन्स कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करिए। तो कैसे होगा? अगर हम एक बॉडी ए को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी जो है खुद का एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी खुद की एनर्जी और मोमेंटम से। इस बॉडी का खुद की एनर्जी मोमेंटम है, ठीक है, तो ये खुद की एनर्जी मोमेंटम से एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगी। सपोज करिए कि ये वो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इस बॉडी ने क्रिएट किया है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया क्रिएट ए ग्रेविटेशनल फील्ड। सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकंड, बी प्लेस्ड इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो सेकंड बॉडी है बी, उसको हम बॉडी ए में प्लेस करेंगे। तो अगर हम इस बॉडी बी को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक, तब इस ए के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से ए जो है इस बॉडी पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और इंटेंसिटी के साथ फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ फोर्स को या फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन होती है वेक्टर ई ग्रेविटेशनल फील्ड का साइन इक्वल टू वेक्टर एफ फोर्स लग रहा है अपॉन एम मास। जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है उसका मास स्मॉल एम। तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन एम। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इट्स एसआई यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर किलोग्राम। अब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो इसको अगर हमको ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन से ऐड होता है। वी कैन ऐड इट according to
वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। वेक्टर रूल ऑफ एडिशन से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल के रूप में सपोज करिए कि एक सोर्स है S1, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किसी बॉडी पे, वो है E1। तो कोई दूसरा सोर्स है S2, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो है E2। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जाएगा वेक्टर इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जो दोनों सोर्स हैं उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। वेक्टर ऐसे हम ऐड करते हैं। अब अगर अर्थ की बात करें, अर्थ भी खुद का ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। अर्थ है ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के पास खुद की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, बॉडी मास m है, ठीक, केप्ट है एक अर्थ सरफेस है, केप्ट एट अर्थ सरफेस। तो जो इस बॉडी पर लगने वाला फोर्स होगा, तो फोर्स ऑन बॉडी वेक्टर F इक्वल टू होगा mg, वेक्टर F इक्वल हो जाएगा mg। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर F वन वेक्टर m g वेक्टर g अपन m जी कैंसिल वेक्टर g। इंटेंसिटी ऑफ अर्थ जो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड है वो इक्वल टू है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी स्मॉल g की इक्वल टू। ये बात हुई ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो अगर आप सिंपल से ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड वो एरिया है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस है, जिस एरिया प्लेस में कोई बॉडी प्लेस्ड होती है या फिर आती है, तो उस बॉडी पे फोर्स रिजल्ट होगा ड्यू टू द प्रीवियस बॉडी। मतलब अगर एक का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है और उसमें दूसरी बॉडी बी आ रही है, ठीक, तब बॉडी ए के कारण बॉडी बी पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगेगा, जिस एरिया में फोर्स लगेगा उसी एरिया को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ये तो बात है ग्रेविटेशनल फील्ड की। अब ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम रिलेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। अब सोचिए किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक बॉडी है जो कि वेक्टर r डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है। कोई बॉडी वेक्टर r डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक, किसी एक ग्रेविटेशनल फील्ड में। उस ग्रेविटेशनल फील्ड है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड है वेक्टरी। तो वेक्टरी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक वेक्टर r डिस्टेंस पे एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इससे फोर्स रिजल्ट होगा वेक्टर F इक्वल टू होगा m इंटू वेक्टर E, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है वेक्टर फील्ड हो गया m वेक्टर E। अब अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक, अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं और उसे वेक्टर r से वेक्टर r प्लस dr तक ले आते हैं, और बॉडी को डिस्प्लेस करके वेक्टर r टू वेक्टर r प्लस dr तक ले आते हैं, तो डिस्प्लेस करने में वर्क डन तो होगा
डिस्प्लेस करने में ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क डन होगा तो वर्क डन बहुत स्मॉल होगा क्योंकि चेंज बहुत स्मॉल है। तो वर्क डन को डी डब्ल्यू से डिनोट करें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा वेक्टर एफ जितना फोर्स लगा होगा डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर। तो एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर हो जाएगा एम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब जब हमने वर्क डन किया तो वर्क डन जब हमने किया तो वर्क डन करने से उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ। इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के दौरान उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ। तो अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू इक्वल टू होगा माइनस डी ओमेगा इक्वल टू माइनस एम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो जब बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी होगा इट मीन्स कि उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा डी वी इक्वल टू डी यू अपन एम। डी यू की वैल्यू थी माइनस एम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर अपन एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें बिटवीन वेक्टर आर वन टू वेक्टर आर टू इस पोटेंशियल को हम इंटीग्रेट करें इंटीग्रेट बिटवीन वेक्टर आर वन टू वेक्टर आर टू। ठीक है तो वी आर टू माइनस वी आर वन इक्वल टू हो जाएगा इन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन आर वन फ्रॉम आर वन टू आर टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अब अगर वेक्टर आर वन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है इफ वेक्टर आर वन जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है रेफरेंस पॉइंट इट मीन्स कि वी पोटेंशियल वेक्टर आर वन इक्वल टू जीरो आर वन पोटेंशियल जीरो हो गया। तो अगर हम यहाँ पे वी आर वन जीरो कर दें और वी आर टू को जगह इसको हम वी आर लिख दें 8 पॉइंट आर तो वी वेक्टर आर इक्वल टू माइनस वेक्टर आर नॉट टू वेक्टर आर। आपने आर वन को आर नॉट कर दिया पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक और जो फाइनल पोजीशन था आर टू को उसको आर लिख दिया तो वी आर इक्वल टू गया आर नॉट टू आर माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। यहाँ जो आर नॉट है वो रेफरेंस पॉइंट को डिनोट करेगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई पोटेंशियल 80 पॉइंट आर। अब हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कार्टेशियन फॉर्म दे दें कार्टेशियन फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर आई ई एक्स प्लस वेक्टर जे ई वाई प्लस वेक्टर के ई जेड। और हम जब डी आर कहेंगे कार्टेशियन फॉर्म में तो वेक्टर डी आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आई डी एक्स प्लस वेक्टर जे डी वाई प्लस वेक्टर के डी जेड। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा फॉर डी आर। तो वेक्टर
ई डॉट वेक्टर डी आर इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। तो हमारे पास डी वी इक्वल टू क्या था, माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। डी वी इक्वल टू माइनस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। तो डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई ई जेड डी जेड। अब अगर इफ y एंड z आर कांस्टेंट, अगर y और z कांस्टेंट हो, ठीक, इट मीन्स कि डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स। इट मीन्स कि ई एक्स इक्वल टू हो गया डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। सिमिलरली अगर हम y के निकालें, x और z कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई वाई इक्वल टू जाएगा माइनस डी डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स और ई जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ z। ई जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डी अपॉन डेल्टा जेड। अब जो हमने ये लिखा है इसको डेल्टा ऑफ डेल्टा एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग एन वाई एंड जेड टू बी कांस्टेंट। और इसको अगर हम फिर लिखेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एंड z कांस्टेंट। तो ये मैंने फाइनली रिलेशन देख लिया। पहला रिलेशन में देखा था v r इक्वल टू माइनस इंडिकेशन फ्रॉम r नॉट टू r वेक्टर डी आर, और दूसरा रिलेशन ये हो गया ई एक्स इक्वल टू डी वी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ई वाई इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ b, एंड ई जेड इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बीच में रिलेशन की। और डिफरेंट शेप्स के या फिर कंडीशंस के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि एक पार्टिकल है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक, और वो पॉइंट O पे रखा हुआ है, ये पॉइंट O है। ठीक, एक और पार्टिकल है इसका मास है स्मॉल m, वो पार्टिकल 8 पॉइंट P पे है और OP की जो वैल्यू है वो है R। ठीक है, ये कैपिटल M, ये स्मॉल m। तो अब हम जो कैपिटल M है उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, तो जो M है वो एक क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m है वो रखा हुआ है। तो इस फील्ड के कारण कैपिटल M के
फील्ड के कारण स्मॉल एम पर जो फोर्स लगेगा वो होगा वेक्टर एफ इक्वल टू एम वेक्टर ए, ठीक है। लेकिन अगर हम फोर्स ऑन मास एम ड्यू टू कैपिटल एम की बात करें जो हमने शुरू में पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर एक्टिंग अलॉन्ग ओपी वेक्टर सॉरी पीओ वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में लगेगी, ठीक है। तो अगर हम एफ की वैल्यू यहाँ पुट करें तो मिल जाएगा ई इक्वल टू जी एम अपन आर स्क्वायर अलॉन्ग वेक्टर पी ओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गया जी एम अपन आर स्क्वायर अलॉन्ग पी ओ। अब अगर हम ओ को एज ए ऑरिजिन मानते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मास एम इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओपी टेकन ओ एज ऑरिजिन, ठीक है। ओ एज ऑरिजिन माना हमने तो वेक्टर पोजीशन ऑफ मास एम हो जाएगा ओपी, ठीक। तो इक्वेशन जो इक्वेशन है इसको हम फिर लिखते हैं इक्वल टू माइनस ऑफ जी एम अपन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर ई आर जो है वो यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वेक्टर आर के। तो ये है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। सेकंड है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। तो सपोज करिए कि एक यूनिफॉर्म रिंग है, सेंटर इसका ओ है, रेडियस इसका ए है, ठीक। और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है पी जो कि ओ ए से आर डिस्टेंस पे, ठीक। हमको इस पॉइंट के अलाउंग ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक स्मॉल मास डीएम को कंसीडर करते हैं जो कि इस सर्कल पे होगा। अब ये सपोज करते हैं ये पॉइंट ए है जहाँ पे स्मॉल मास डीएम है। अब इस पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस ये हो गया। सपोज करो कि ए पी जो है ओ पी के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फ़ा। ए पी मेक्स अल्फ़ा एंगल विथ ओ पी, ए पी बना रहा है अल्फ़ा एंगल विथ ओ पी, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू जेड इक्वल टू होगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तब ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू डी एम वो अलॉन्ग होगा पी ए के, ठीक। तो अब फील्ड एट पी ड्यू डी एम है अलॉन्ग पी ए, ठीक। तो अगर इस मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड डी इक्वल टू हो जाएगा जी डी एम अपान जेड स्क्वायर। अगर हम जी डी एम जेड स्क्वायर अगर इस कंपोनेंट की बात करें कंपोनेंट अलॉन्ग पी ओ, तो कंपोनेंट अलॉन्ग पी ओ इक्वल टू हो जाएगा डी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू जी डी एम अपान जेड स्क्वायर कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू द होल रिंग मतलब टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी हो जाएगा वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपान जेड स्क्वायर कॉस अल्फ़ा। तो जी कॉस अल्फ़ा अपन जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो जी कॉस अल्फ़ा अपान जेड स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम हो जाएगा कैपिटल एम जी एम कॉस अल्फ़ा अपान
जेड स्क्वायर। तो अगर हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू बात करें तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आर अपान रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, सच दैट जेड इक्वल टू होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों वैल्यू को इनपुट करें तो हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू मिल जाएगा जी कैपिटल एम आर अपान इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये आ गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म रिंग एट ए पॉइंट एंड इट्स एक्सिस। हम थर्ड बात करते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क एट ए पॉइंट एंड इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमने एक यूनिफॉर्म डिस्क बना लिया है। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस ए है। ठीक है, इसकी जो एरिया है वो पाई ए स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, यूनिफॉर्म डिस्क लिया, वो इस यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर है, ये पॉइंट पी जिसके अलावा हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ओ बी की डिस्टेंस हमारी आर है, ओ बी इक्वल टू आर। अब हमने क्या किया कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा कर लिए, एक का रेडियाई एक्स है और दूसरे का एक्स प्लस डी एक्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स कि एक ही पॉइंट पे बनने वाले कई सारे सर्कल्स ऑफ रेडियाई एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। अब जो उन्होंने दोनों सर्कल फॉर्म किए हैं, एक का रेडियस एक्स है, दूसरे का रेडियस एक्स प्लस डी एक्स है। तो इन दोनों के जो एरिया है वो एक यूनिफॉर्म रिंग फॉर्म करेगी, फॉर्म ए यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म रिंग बन गया जिसका रेडियस जो होगा वो होगा एक्स। तो अगर हम एरिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग की बात करें तो इस यूनिफॉर्म रिंग का पेरिफेरी होगा 2πx, इसका विड्थ होगा dx। तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा 2πx dx। एरिया ऑफ रिंग 2πx dx। एरिया ऑफ रिंग कितना गया, एरिया ऑफ डिस्क पाई स्क्वायर है बस। तो अगर हम मास पर यूनिट एरिया निकालें तो हो जाएगा m बाई पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो मास ऑफ रिंग हो जाएगा m बाई पाई ए स्क्वायर 2πx dx। तो ये हमारा आ गया मास ऑफ रिंग dm इक्वल टू। अब अगर हम इस रिंग के कारण, जो रिंग है इस रिंग के कारण इस पॉइंट पीक पे ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसको हम डी लेंगे, ये डिस्क का एक छोटा सा पार्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे हैं। तो डी इक्वल टू हो जाएगा जी मास m अपान पाई ए स्क्वायर 2πx dx इंटू आर होल अपान जो पॉइंट से डिस्टेंस की ये डिस्टेंस जो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इक्वल हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और जो ये सिर्फ ये डिस्टेंस नहीं है, साथ ही साथ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टी पॉइंट मास का उसका कंपोनेंट अलॉन्ग ओपी
अलॉन्ग OP है, ठीक। तो फाइनली D इक्वल टू हो जाएगा 2gmr/a² इंटू x dx/r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। अब अगर हम x की लिमिट की बात करें तो x जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0 to a, ठीक है। x वेरी करेगा फ्रॉम 0 to a। तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट p ड्यू टू डिस्क हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a 2gmr/a² x dx/r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। तो 2gmr/a² कॉन्स्टेंट है तो बाहर जाएगा, तो 2gmr/a² बाहर निकालने तो बचेगा क्या, 0 to a x dx/r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। तो ये आ गया। अब लेट r² प्लस x² इक्वल टू है z² के, इट मीन्स कि 2x dx इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2z dz। x dx हो जाएगा z dz। तो फाइनली हमको इंटीग्रेशन ऑफ x dx/r² x² प्लस r² होल टू द पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ z dz अपॉन z का क्यूब। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ 1/z, इट मीन्स कि इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√r² प्लस x²। इसको लिए अब में पुट करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा 2gmr/a² माइनस 1/√r² प्लस x² फ्रॉम 0 to a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनली मिलेगा E इक्वल टू 2gmr/a² इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/√r² प्लस a²। तो ये फाइनली हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। अगर हम इसको जो एंगल थीटा सब्सटेंड हुआ है उसको फॉर्म में लिखें तो इन फॉर्म ऑफ थीटा में लिख सकते हैं इक्वल टू 2gm/a² इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। अब फोर्थ पॉइंट है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल। तो इस कंडीशन में भी जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था सेम वही फिगर यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे और उसी प्रोसेस के बेसिस पे यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले फिगर मान लेते हैं। तो ये वो फिगर है, ये एक यूनिफॉर्म शेल है, ये पॉइंट P है जिसके अकॉर्डिंग हमको फील्ड निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका जो डिस्टेंस है वो r है। ये एक रेडियस ड्रा किया है जो कि थीटा एंगल पे है और दूसरा रेडियस है जो कि थीटा प्लस डी थीटा एंगल पे है। अब दोनों रेडियस के अलॉन्ग इस स्फेरिकल शेल पे दो सर्कल बनाया है। अब उन सर्कल के बीच जो एरिया है उसको हम एज ए यूनिफॉर्म रिंग लेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ रिंग dm इक्वल टू था m/2 sin थीटा डी थीटा, ठीक है। तो फील्ड एट पी ड्यू टू
द रिंग। फील्ड एट पीरियड रिंग डी इक्वल टू होगा GDM अपॉन जेड स्क्वायर इंटू कॉस अल्फ़ा। तो GM अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा कॉस अल्फ़ा होल अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम ट्रायंगल OAP की बात करें तो फ्रॉम ट्रायंगल OAP, ठीक है, जेड स्क्वायर इक्वल टू होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। देन 2Z DZ इक्वल टू हो जाएगा 2AR साइन थीटा डी थीटा। तब 2AR को धर लेते हैं तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा Z DZ अपॉन AR। और ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। साथ साथ अगर फिर से आप ट्रायंगल OAP में देखें तो वहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू होगा जेड स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2ZR कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल अपॉन 2ZR। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तुमको मिल जाएगा D इक्वल टू GM अपॉन 4AR स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होल अपॉन जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू DZ। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ D इक्वल टू हो जाएगा JM अपॉन 4AR स्क्वायर इन ब्रैकेट Z प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो ये बात है डी की। अब हमको टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड 8 पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल अगर निकालना हो तो हम इसको एज ए लिमिट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो जो लिमिट होगी जेड की वो पोजीशन ऑफ पॉइंट P पे डिपेंड करेगी। इट मीन्स की अगर पॉइंट P आउटसाइड सेल है तो उसका पोजीशन दूसरा होगा, अगर पॉइंट P इनसाइड सेल है तो उसके लिए जेड वेरी करेगा दूसरे टर्म्स में। तो हम देख लेते हैं दो केसेस, पहला P आउटसाइड सेल, दूसरा P इनसाइड सेल। केस फर्स्ट, जब P जो है आउटसाइड सेल है, जब P आउटसाइड सेल इट मीन्स की जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी A की। तो इस कंडीशन में जेड वेरी करेगा, जेड वेरी फ्रॉम R माइनस A टू R प्लस A। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो R माइनस A होगा, अब जब थीटा इक्वल टू पाई होगा तो R प्लस A होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा GM अपॉन 4AR स्क्वायर इन ब्रैकेट Z माइनस Z प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन Z इन ब्रैकेट फ्रॉम R माइनस A टू R प्लस A। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा E इक्वल टू JM अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। जैसे फर्स्ट था जब P आउटसाइड सेल है, मैंने कई जगह ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से बोल दिया है, तो इसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड समझ लीजिएगा।
ठीक है। अब सेकंड कैसे करते हैं, केस सेकंड, जब P इनसाइड द सेल होगा, इनसाइड द सेल इट मीन्स कि R लेस देन है। जब P इनसाइड सेल हुआ तो Z वेरी करेगा, Z वेरीज फ्रॉम A माइनस R टू A प्लस R। इट मीन्स कि जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो A माइनस R होगा, और जब थीटा इक्वल टू पाई होगा तो A प्लस R होगा। तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू हो जाएगा Gm/4AR स्क्वायर इन ब्रैकेट Z प्लस A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर होल अपान Z फ्रॉम A माइनस R टू A प्लस R। तो इस कंडीशन जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इक्वल टू 0, E इक्वल टू आएगा 0। इट मीन्स कि एक यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो 0 होगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा वो होगा कांस्टेंट। तो ये हमने निकाल लिया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। इसमें भी दो केस हैं। पहला तो हम अगर फील्ड एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, दूसरा इंटरनल पॉइंट के लिए। सबसे पहले हम केस फर्स्ट में फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट देखते हैं। फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर है O, रेडियस है A, ठीक है, और ये पॉइंट P है जो कि इसकी आउटसाइड है, जिसके अलावा हमको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। O से डिस्टेंस वो है R, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम इस सॉलिड स्फीयर को कई सारे थिन स्फेरिकल सेल्स में डिवाइड करेंगे, जिससे पर सेंटर होगा O पे होगा। तो सपोज करिए कि उन्हीं सारे सेल्स में से कोई एक स्फेरिकल सेल है, ये जिसका मास जो है वो dm, तो मास ऑफ सेल हो गया dm। तो हमको 8 पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो ड्यू टू ए सिंगल सेल dm, तो हम क्या करेंगे कि इस dm को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल पार्टिकल जिसका मास होगा इस स्फीयरिकल सेल के इक्वल होगा, और वो 8 पॉइंट O पे जो सेंटर है वहाँ पे रखी होगी। तो उस कंडीशन में फील्ड एट P हो जाएगा, द फील्ड एट P ड्यू टू सेल D इक्वल टू हो जाएगा Gdm/R स्क्वायर L टूवर्ड्स PO कहलाऊँ, ठीक। अब ड्यू टू होल स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो इसको हम सभी सेल्स का जो फील्ड बनेगी उसको सम कर देंगे। तो द फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Gdm/R स्क्वायर। तो G/R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ Dm इक्वल टू हो जाएगा M। फाइनली E इक्वल टू हो जाएगा Gm/R स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए, जिस कंडीशन में जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट है। अब सेकंड कैसे देखते हैं, केस सेकंड फॉर इंटरनल पॉइंट। इंटरनल पॉइंट के लिए तो ये स्फीयर है, सेंटर है O, फिर ये दो एक और थिन स्फीयरिकल सेल है, ठीक है।
अब उसके जो पॉइंट है वो ये पॉइंट P, और इसे जो OP की डिस्टेंस है वो है R, ठीक है, रेडियस है A। अब इस कंडीशन में जो R की वैल्यू है वो लेस देने हैं, तो जो हम सेल लेंगे स्फेरिकल सेल, उसका मास dm होगा, ठीक है, उसकी जो रेडियस होगा वो इस R से छोटी होगी, रेडियस ऑफ सेल जो होगा R से छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर रेडियस छोटा हो गया, इट मीन्स कि ये फील्ड के आउटसाइड P है, इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड 8P ड्यू टू स्फेरिकल सेल हो जाएगा D इक्वल टू GDM अपन R² along PO। तो टोटल स्फेरिकल सेल के लिए टोटल स्फेयर के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा हम क्या करेंगे कि सभी सेल्स का पॉइंट P भी ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल के उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड E इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ D इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ GDM अपन R²। G अपन R² कॉन्स्टेंट है, G अपन R² इंटीग्रेशन ऑफ DM। अब जो DM की वैल्यू कैसे निकालें हम? DM की वैल्यू तो हम टोटल ले सकते हैं, क्योंकि जब हम सिर को इस पॉइंट P के बाहर लेंगे तो उस कंडीशन में पॉइंट P स्फेरिकल सेल के अंदर हो जाएगा और उसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट P तक, मतलब जब सिर्फ पॉइंट P तक जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल्स हैं उन्हीं के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालेंगे। उसके आगे के जो हैं उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। तो हम जो ये फॉर रेडियस R एक जो स्फेरिकल सेल बनेगा उसका हम अगर हम मास निकाल लें तो इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ DM के, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई R³, ठीक। और जो वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ होल स्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई A³, ठीक है। तो मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R हो जाएगा मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R इक्वल टू m/4/3 पाई A³ इंटू 4/3 पाई R³। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा इक्वल टू mR³ अपन A³, और जो mR³ बने क्यूब इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ DM के। तब DM की वैल्यू हम पुट करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा G/R² इंटू mR³ अपन A³, R² से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, तो फाइनली हमको E इक्वल टू हो गया GMR अपन A³। ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म साइड स्फीयर एट पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर। अगर R इक्वल टू A हो, इफ R इक्वल टू A हो जाए, E इक्वल टू हो जाएगा GM अपन A², और ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस। तो E एट सरफेस ये हो गया, इनसाइड द सेल ये है, आउटसाइड सेल हमने निकाल लिया है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ ऑफ सेल कुछ इससे बनेगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम E को डोनेट करते हैं
और ये एक्सिस पे आर कनेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम 0 से पहले जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा अप टू पॉइंट ए। ये है पॉइंट ए, ठीक है। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हाईएस्ट होगी Gm/a² जो पॉइंट है। यहाँ पे जो E है वो मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि इसके बाद जो ई वैल्यू है, ई वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/r² की। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।